क्यों एक गरीब घर जमाई के फोन करते ही बंद हो गई 10,000 करोड़ की कंपनी? क्यों एक गरीब घर जमाई को देखते ही उसकी करोड़पति बीवी का घर नीलाम होने से बच गया? और क्या एक गरीब घर जमाई अपनी बीवी को एक बिगड़ैल अमीरजादे के पास जाने से रोक पाएगा? एक ऐसी कहानी जिसने बना दिया है देश विदेश के लोगों को अपना दीवाना, सिर्फ आज के लिए मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री। नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुने सीक्रेट अमीरजादा, या बने रहिए हमारे साथ। ये नामुमकिन है। कंपनी का लॉस कवर करने के लिए बैंक वाले मेरा घर नीलाम करने जा रहे हैं और मुझे इन्वेस्टर की पार्टी में वेटर भी बनना पड़ेगा। अहान एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी शादी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन शनाया से उसके पापा ने करवा दी थी। कहने को तो वो उस घर का जमाई था, पर शनाया और उसके परिवार वाले अहान के साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव करते थे। जब से ये निकम्मा अहान इस घर में आया है तब से हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। आज शनाया का घर नीलाम होने वाला था क्योंकि उसकी कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में 500 करोड़ का नुकसान कर दिया था। शनाया, क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? अहान की बात सुनते ही यामिनी अहान के पास गई और उसे एक जोर का चांटा जड़ दिया। तू बस एक काम कर, इस घर को छोड़कर चला जा। पनौती इंसान, तू गरीब होने के साथ साथ मेरी बेटी के जीवन का श्राप भी है। तेरे आने से मेरी बेटी की कंपनी भी डूब गई और आज हम सब सड़क पे आने वाले हैं। अहान ने अपनी सास को बिना कोई जवाब दिए और उसने दोबारा शनाया से पूछा, शनाया, एक बार तुम मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है। मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अहान, तुम्हारी जेब में 500 रुपए नहीं है, तुम 500 करोड़ की क्या मदद करोगे? हमारी कंपनी 500 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। मेरा घर आज नीलाम होने वाला है और ये सब के पीछे जो इंसान है, तुम उसका नाम सुनकर भी डर से कांपने लग जाओगे। वो किसी भी हालत में मुझे पाना चाहता है। शनाया ने गेट पर जाके दरवाजा खोला तो सामने बैंक से लोग आए थे, जिन्हें देखकर शनाया डर गई। शनाया, लोन रीपे नहीं कर पाने की वजह से हम आपके घर और ऑफिस दोनों को सीज कर रहे हैं। आप लोग जल्दी घर से बाहर निकलिए। हे भगवान, क्या अब हमें भी इस फटीचर अहान की तरह रहना पड़ेगा? बैंक वाले घर पे ताला मार ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर अहान पर पड़ती है। अहान सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये घर मेरा और मेरी पत्नी शनाया का है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था कि ये घर आपका है। मैं अभी बैंक में जाकर घर सीज का नोटिस कैंसिल कर दूंगा। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप नाराज हो गए तो हमारी पूरी बैंक बिक जाएगी। शनाया ये सब सुनकर चौंक गई थी। अहान की एक झलक से बैंक वाले वहाँ से जा चुके थे। तभी अहान ने जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगा दिया। हेलो, PM ऑफिस, अहान दिस साइड। अरे अहान सर, हाँ बोलिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मेरी पत्नी शनाया के कुछ इन्वेस्टर्स उसे काफी परेशान कर रहे हैं। मैं उनकी कंपनी को दुगने दाम में खरीदना चाहता हूँ। आप प्लीज अगले 24 घंटे में उनके पेपर्स अरेंज करवा दें और इंश्योर करें कि उनकी घटिया शक्ल मेरी पत्नी को कभी देखनी ना पड़े। ठीक है सर, काम हो जाएगा। अहान ने फोन रखा और वहाँ से चला गया। शनाया ये सब देखकर हैरान थी। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी सेक्रेटरी थी। मैम, गजब हो गया, हमारे सारे लॉसेस कवर हो गए। हमारे शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं और तो और आपके इन्वेस्टर्स भी आपका डेबिट छोड़ने के लिए रेडी हो गए हैं। अहान के एक फोन कॉल से इतना सब कुछ कैसे बदल गया? बेटा, पक्का तेरा फटीचर पति किसी टेररिस्ट के ग्रुप से जुड़ चुका है, वरना इस गरीब की बात तो कुत्ता भी ना माने। जिल्लतों के बदले क्यों कर रहा था अहान शनाया की मदद? क्या सच में अहान जुड़ चुका है किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप से? आखिर क्या है अहान की सच्चाई? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए इंडिया की सबसे हिट शो सीक्रेट अमीरजादा, या यही बने रहिए हमारे साथ और सुनिए पूरी कहानी शुरू से। इस अहान के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि आज मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी करनी है। तू अपने पति को झेल, मैं तो जा रही हूँ। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके टुकड़ों में पलने वाला पति कैसे उसके बिजनेस में मदद कर सकता है। खैर, शनाया ने ये सब वक्त पे छोड़ दिया और इस बात की खुशी मनाई कि उसकी कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी थी। यामिनी के घर में किटी पार्टी चल रही थी। तभी अहान वहाँ पहुँच गया और अहान को देखकर यामिनी ने कहा, अहान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरी सहेलियों के सामने मत आया करो। मैं नहीं चाहती सोसाइटी में पता चले कि तुम मेरे दामाद हो। अहान की जिंदगी में अब 3 चीजें आम हो चुकी थी। पहली बेइज्जती, दूसरी उससे भी ज्यादा बेइज्जती और तीसरी ढेर सारी बेइज्जती। माँ, मुझे पता नहीं था कि आपकी किटी पार्टी चल रही है। मुझे माफ कर दीजिए। अहान की सास यामिनी का रुतबा पूरी सोसाइटी में अलग ही था। किटी पार्टी का शौक रखने वाली यामिनी अपने दामाद को घर के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। चल,
अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख। जल्दी से यहाँ टेबल पर पड़ा सारा कचरा साफ कर और पूरा हॉल अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। आहान एक आज्ञाकारी दामाद की तरह अपनी सास की सारी बातें मानता। घर की सफाई के बाद उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे और उसकी बीवी शनाया अभी तक घर वापस नहीं आई थी। आहान ने शनाया को फोन मिलाया। शनाया का नंबर ऑफ आ रहा था। आहान के चेहरे में चिंता साफ नजर आ रही थी। तभी आहान के फोन में एक फोटो आई जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। शनाया पूरे नशे की हालत में बेहोश थी और एक आदमी उसे गोदी में उठाकर रूम में लेकर जा रहा था। ये तो देव मल्होत्रा है, मुझे शनाया को बचाना होगा। मैं देव मल्होत्रा को छोड़ूंगा नहीं। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, भैया मैंने ही आपको वो वीडियो भेजा था, जल्दी से शनाया दीदी को बचा लीजिए। उस आदमी ने दीदी की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया है। थैंक यू भाई, और तुम प्लीज वो वीडियो डिलीट कर देना। हाँ भैया, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। आप शनाया दीदी को बचाइए। आहान गुस्से में क्लब के अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज सुनते ही आहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वही देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी का गलत फायदा उठाए? देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान शनाया को उठाते ही अपने दांत पीसते हुए बोला, देव मल्होत्रा, मन तो कर रहा है कि मैं यहीं पर तुझे जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इससे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहीं से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। मेरी रात खराब की है तूने, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर पहुंचकर आहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, शनाया, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इस कमरे में सोना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हैं जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। चलो रोज की तरह अपनी बीवी से दूर सो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जब शनाया को मुझसे प्यार होगा तब खुद ही मुझे वो पति के सारे हक देगी। फिलहाल नींद बड़ी आ रही है, सो जाता हूँ। आहान ने आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया। सुबह आहान जल्दी ही उठ गया था और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? आहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने तो उम्मीद की थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर ही बरस ही रही थी। तभी शनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि आपने ऐसा। शनाया, आप रात को नशे में थी और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसीलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसे ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहता था। और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस
बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नजर घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उसे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। शनाया, तुमसे हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी के फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। ये सुनकर शनाया के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। आहान दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शनाया? किसका फोन था? आहान ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे शनाया ने पढ़ा था। तभी शनाया ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी सिरदर्दी है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इसी मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर कर दिया जा रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो इसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में शनाया ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा ना कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। आहान की बात पर शनाया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, शनाया, सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। शनाया अपनी जगह से घूमी और आहान के पास आकर बोली, ओह, तो आप अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं? क्या करेंगे आप? मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। शनाया उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, अब बैठे क्या हो, चलो। फिर आहान उसे लेकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों शनाया के दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में थे। आनंद ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, देखो शनाया, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूँ। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन का सपना है और इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब शौर्य को हैंड ओवर कर दिया है। वो ही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती हो। मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। आनंद गिल ने एक नजर शनाया को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आहान के साथ बाहर आ गई। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से ही शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले। मैं शौर्य के सारे इरादे जानती हूँ। मैं उसके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगी। शौर्य के पिता नीरज भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। आहान और शनाया अब म्यूनिसिपैलिटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी शनाया ने वहां से शौर्य को बाहर आते हुए देखा तो चौंक पड़ी। शौर्य शनाया की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह, अप्रूवल के लिए आई हो? मगर कुछ नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। शनाया ने शौर्य को घूर कर देखा और आहान के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी जब शनाया वहाँ पहुँची। शनाया एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सक्सेना नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराता हुआ बोला, कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? आहान सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर शनाया ने सक्सेना से कहा, शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कंप्लीट है। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी शनाया के पीछे से किसी औरत की आवाज आई। मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। आहान और शनाया ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो शनाया एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही शनाया के मुंह से निकला, कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ।
यही तो काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, ये मेरा पति है शनाया। शनाया एकदम से भौचक्की होकर कामिनी की तरफ देखने लगी। तभी कामिनी ने कहा, मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाले हो ना, तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं ना समझ थी। प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी कामिनी उसकी बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी। तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था ना, मेरा मजाक उड़ाया था। सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहाँ से आई थी। कामिनी, वो मेरी ना समझी थी। मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और आहान भी उनकी बातें सुन रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कामिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। मतलब? कामिनी ने एक नजर आहान की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना? हाँ, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं शनाया? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है शनाया। ठीक है, आप सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, भूलो मत, तुम मेरे पति के बारे में बोल रही हो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने का रास्ता उधर है शनाया। बेबसी से शनाया ने अपने होठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। शौर्य बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शनाया के पास आते हुए बोला, उफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना ही होगा शनाया। और तो और आनंद दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर, तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि शनाया शौर्य की हरकत का कोई जवाब देती, उसे भी ध्यान आया कि आहान उसके साथ वापस नहीं आया है। शनाया वापस अंदर की तरफ बढ़ी। बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था। शनाया अंदर आई और आहान का हाथ पकड़कर कहा, आहान, तुम मेरे पति हो, तुम इन बेवकूफों के आगे झुकोगे नहीं। कोई जरूरत नहीं है इनसे रिक्वेस्ट करने की। मगर शनाया, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तुम इसे छोड़ नहीं सकती। हाँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर ये नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति इन निकम्मों के आगे झुके। वहाँ पर मौजूद सभी लोग इन दोनों पर हंस रहे थे। शनाया से अब ये सब देखा नहीं गया। आहान ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, तुम अगर मुझे किसी के आगे झुकते हुए नहीं देख सकती तो मैं भी तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट जाते हुए नहीं देख सकता। अप्रूवल तो इन्हें देना ही पड़ेगा। तभी शौर्य ने आहान का मजाक बनाते हुए कहा, किसे फोन कर रहा है? यहाँ के सीएम को? भाई, अब तो अप्रूवल वही दिला सकते हैं। अरे शनाया के निकम्मे पति, तू कुछ नहीं कर सकता। तभी आहान ने फोन मिलाया और फोन कान पर मिलाते हुए कहा, हेलो सीएम सर, नमस्ते। एक जरूरी काम अटक गया है तो आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। आप जरा एक बार इनसे बात कर लीजिए। आहान ने फोन सक्सेना को थमाया और फोन पकड़ते ही आवाज सुनकर सक्सेना के हाथ कांपने लगे। सीएम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आहान साहब जो बोलेंगे वैसा होगा। प्लीज मेरा ट्रांसफर उस गांव में मत करवा देना। सॉरी सर। पूरे स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। शौर्य का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। सक्सेना ने जाकर आहान के पैर पकड़ लिए और कहा, आहान सर, प्लीज मेरी नौकरी मत खाना। रुको, मैं अभी शनाया मैडम को अप्रूवल देता हूँ। आहान, तुमने ये सब कैसे किया? तुम सीएम साहब को इतने करीब से कैसे जानते हो? बहुत लंबी कहानी है शनाया, कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। फिलहाल हमारा काम हो चुका है, चलो अब घर चलते हैं। जल्द ही आहान शनाया को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी शनाया के मोबाइल पर दादा आनंद गिल का कॉल आया। बेटा शनाया, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाना। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। शनाया ने फोन रख दिया। आहान उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या बात है,
बड़ी खुश नजर आ रही हो। दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही शनाया ने अपना चेहरा बदल दिया। खुशी से अचानक उसने थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए कहा, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसे ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहाँ नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। आहान ने हैरानी से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए, तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया। चलते समय इन्हें पहन लेना। आहान को आदत थी अपने ससुराल वालों से पैसों से पलने की, तो उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई दूसरा कपड़ा था भी नहीं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। शगुन और शनाया मिस्टर त्रिपाठी के साथ एक 500 करोड़ की डील की बात कर रहे थे। शगुन ने कहा, मिस्टर त्रिपाठी, आज ये डील हमारे साथ कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी मिस्टर त्रिपाठी, आपके लिए 500 करोड़ कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल में आपका ये 500 करोड़ 1000 करोड़ बना के दूंगा। देखो, डील तो होती रहेगी, फिलहाल तो मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत है। तभी शौर्य की नजर आहान पर गई। शौर्य मुस्कुराया और आहान को आवाज देते हुए बोला, अरे आहान, वहाँ क्यों खड़ा है? पार्टी में कम से कम ड्रिंक तो सर्व कर सकता है तू। अरे हमारे पैसों के कपड़े पहन कर आया है, खुद को राजा मत समझ। चल मिस्टर त्रिपाठी के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ। आहान को इस तरह की बेइज्जती की आदत थी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप एक ड्रिंक लेकर आया और जैसे ही मिस्टर त्रिपाठी की नजर आहान पर गई, वो एकदम चौंक गया और आहान के हाथ से ड्रिंक लेकर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे आहान सर, आप ऐसा पाप मत कीजिए। इस बेवकूफ को आपसे मुझे ड्रिंक सर्व करने को कहा। आहान सर, आपके आगे मेरी क्या औकात है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और इन दोनों नमूनों से मैं सारी डील्स अभी कैंसिल करता हूँ। हाँ सर, आप बताइए, मैं मेरी फेवरेट ड्रिंक आपके लिए लेकर आता हूँ। त्रिपाठी जी, प्लीज आप पार्टी एंजॉय कीजिए। ये मेरी फैमिली पार्टी है, किसी भी गेस्ट के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आपको कुछ भी चाहिए हो, आप मुझसे किसी भी वक्त कह सकते हैं। हाँ सर, ये आपका बड़प्पन है। आहान मिस्टर त्रिपाठी से हाथ मिलाकर वहाँ से चला गया। शगुन और शौर्य दोनों ही काफी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर मिस्टर त्रिपाठी जैसा रईस अरबपति इस भिखारी आहान को सर क्यों बोल रहा है। इससे पहले वो बात का पता लगा पाते, मिस्टर त्रिपाठी वहाँ से जा चुके थे। इस आहान ने हमारी अच्छी खासी डील बर्बाद कर दी है। इस आहान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम बस ये देख रही हो कि ये डील हमारे हाथ से गई, पर ये नहीं देख रही कि ये मिस्टर त्रिपाठी इस भिखारी आहान को सर बोलकर इज्जत दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आहान एक बहरूपिया है। क्या मतलब? कुछ तो राज है जो ये आहान हम सबसे छुपा रहा है। शौर्य और शगुन दोनों ही अब आहान को शक भरी निगाहों से देख रहे थे। वो दोनों आहान का पर्दाफाश करने के इरादे से थे। तभी शौर्य के दिमाग में एक खुराफात आई। शौर्य ने कहा, क्यों ना इस गरीब को एक महंगी शराब पिलाई जाए और फिर इसको शनाया के खिलाफ भड़काया जाए। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आइडिया तो कमाल का है, चलो इसकी शुरुआत की जाए। शगुन और शौर्य अपने हाथ में आहान के लिए ड्रिंक लेकर उसके पास जा पहुँचे। पूरी पार्टी में आहान अकेला ही घूम रहा था। शगुन आहान के पास गई और कहा, मेरे प्यारे जीजू, पार्टी में अकेले बोर हो रहे हो ना? ये लो, अपनी साली के हाथ से एक ड्रिंक पियो, पार्टी में रौनक आ जाएगी। शगुन, तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। पर तुम्हारी वाइफ तो करती है ड्रिंक, वो भी गैर मर्दों के साथ। शौर्य की बात सुनकर आहान को काफी गुस्सा आ गया था। आहान ने गुस्से में शौर्य की तरफ देखा और कहा, शौर्य, जबान संभाल कर बात करो। भूलो मत, शनाया मेरी वाइफ होने से पहले तुम्हारी बहन है। अरे हमारे भोले जीजा जी, एक बार नजर घुमा कर तो देखो, आपकी वाइफ है कहाँ, किसके साथ है, क्या कर रही है, वो देखो उधर। शनाया एक महंगी डील क्रैक करने की कोशिश कर रही है। सुना है कि अमीर लोग महंगी डील के बदले थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को भी कहते हैं। मगर मेरी शनाया वैसी नहीं है, और अगर तुम दोनों का टाइम पास हो गया हो तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें भी अपना ये फालतू का दिमाग बिजनेस डील क्रैक करने में लगाना चाहिए, ना कि लोगों को भड़काने में। क्या पता तुम शनाया जितने कामयाब हो पाओ। आहान शौर्य और शगुन को बातें सुनाकर जा ही रहा था कि तभी शगुन का पति गौरव वहाँ पर आ गया और उसने जबरदस्ती आहान के मुंह पे ड्रिंक घुसा दी। ये आप क्या कर रहे हैं गौरव जी? ये गलत है। अरे आहान भाई, आप और मैं तो रिश्तेदार हैं। एक ही दुकान के लुटे हुए 2 ग्राहक हैं। अब हमारे हाथ से ड्रिंक भी नहीं पियोगे क्या? आहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे आहान की एक ना चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य और शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब मजा आएगा।
अब तक यामिनी जी और शौर्य के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी शौर्य ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों जीजा जी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें ये जानना है, रुको अभी बताता हूँ तुम सबको। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से तमाशे को देख रहे थे। आहान ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी शौर्य उसकी बात काटते हुए बोला, आहान क्या आप बकवास कर रहे हो? जवाब में आहान ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो, अपने बाप नीरज के साथ मिलकर। और दादाजी, हाँ, दादाजी की चापलूसी करके उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा आनंद गिल आहान के सामने आकर बोले, आहान, ये सब क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है ये? आहान किसी की सुनने वाला नहीं था। वो नशे में अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल रहा था। आहान दादाजी की तरफ देखकर बोला, हो दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। कहने को आप शनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप शनाया से ज्यादा शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। शगुन ने मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसे लगा यही सही वक्त है दादाजी की तरफ लेने का और उन्हें सपोर्ट करने का। शगुन ने कहा, आहान, जुबान को लगाम दो, भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। ये हमारे दादाजी हैं। मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ शगुन, मुझे ये भी पता है कि शनाया के खिलाफ अब तुम और शौर्य एक हो चुके हो। तुम भी आखिर शौर्य के चाचा की लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात शनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर शनाया के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे रहते हुए कोई भी शनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच बताऊं तो एक शनाया ही है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वो सबका ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसके साथ होता रहा है। अब तक शनाया भी वहाँ आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था और ये बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी शौर्य आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर शौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी शनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, तू कल भी शनाया की पैरों की जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने शनाया खड़ी हुई थी। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, लेकिन शनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही शनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो शौर्य और शनाया की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत किया भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। शनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी शौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और ये शनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, शनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इसका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। शौर्य की बात सुनकर यामिनी जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? शौर्य अपने होठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, ठीक है,
मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य के चेहरे से लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई अलग ही चाल चल रही है। शौर्य ने यामिनी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, शनाया मेरी भी तो बहन है, मैं उसका बुरा कैसे चाह सकता हूँ। आज से पहले आहान ने कभी ड्रिंक नहीं की, तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर शनाया ने उसे अपने बेड पर लेटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और इस समय शनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी। मगर आहान उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, शनाया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शनाया आई लव यू। सॉरी आज जो भी हुआ, मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर शनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब शनाया की आंख लगी। आहान जल्दी ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। लगता है आज शनाया मुझे अच्छे से डांट लगाएगी। मैंने कल रात काफी तमाशा किया। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर शनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने शनाया से कहा, गुड मॉर्निंग शनाया। सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। शनाया ने घूर कर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो। सॉरी की जरूरत नहीं है। आपने कल रात कुछ गलत नहीं किया। आपने कल रात जो भी किया, जो भी कहा, मुझे उसके लिए आप पर प्राउड है। एक तरफ जहां आहान और शनाया के बीच रिश्ता गहरा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शगुन के दिल में आग और गहरी हो चुकी थी। मैं कल की बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। हाँ, मगर उसके लिए हमको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। शगुन काफी गुस्से में थी। उसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। शगुन ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाकर कान पे लगाकर कहा, हेलो विक्की, मैं शगुन बोल रही हूँ। मेरे एहसान उतारने का वक्त आ गया है। मेरे भाई शौर्य तुम्हारे पास आएंगे। क्या करना है, कब करना है, वो सब समझा देंगे। इतना कहकर शगुन ने फोन रखा और शौर्य उसे हैरानी से देख रहा था। शौर्य के चेहरे का रंग उड़ गया था। शौर्य ने कहा, शगुन तुम्हें पता है ना विक्की भाई कितने खतरनाक आदमी है। हाँ, और तभी मैंने उसे कहा है। और अब इस आहान की जुबान की कीमत शनाया को चुकानी पड़ेगी। एक तरफ शगुन और शौर्य कुछ चाल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आहान और शनाया के बीच मीठी बातें हो रही थी। शनाया ने कहा, आहान थैंक यू सो मच। थैंक यू? वो किस बात के लिए? अगर तुम मुझे सुबह एडवाइस नहीं देते कि मुझे दादाजी से मिलकर बात करनी चाहिए तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से जा चुका होता और ना ही आज हम ये सक्सेस पार्टी कर रहे होते, क्योंकि मैंने तो पहले ही हार मान ली थी। शनाया मैंने कुछ नहीं किया। जो तुम डिजर्व करती थी वो तुम्हें मिला है। सो ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू। और हाँ, रही बात एडवाइस देने की, वो तो हस्बैंड होने के नाते इतना मेरा फर्ज बनता ही है। आहान ने इतना खुलकर शनाया से कभी बात नहीं की थी। पहली बार वो उसके सामने हस्बैंड होने का हक जता रहा था। शनाया को थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, तुम दिन में कोई लंबी कहानी सुनाने जा रहे थे कि कैसे तुम सीएम साहब को जानते हो। अभी हमारे पास पूरी लंबी रात बाकी है। बताओ मुझे, कैसे तुम सीएम सर को इतने करीब से जानते हो कि उन्होंने तुम्हारे एक फोन में अप्रूवल दिला दिया? ये सवाल सुनते ही अचानक आहान के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे वो कोई बात छुपा रहा हो। आहान कुछ गहरी सोच में जा चुका था। शनाया उसकी तरफ ही देख रही थी, मगर तभी आहान का फोन बजने लगा। किसी अनजान नंबर से आहान को फोन आ रहा था। आहान के फोन उठाकर कान में लगाया और उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बस वहीं रहो। आहान ने फोन रखा और जल्दबाजी में घर से जाने लगा। शनाया ने आहान से पूछा, आहान सब ठीक तो है ना? कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे माफ करना मेरी बहन, पर अपने घर जमाई जीजा से बदला लेने के लिए मुझे तेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम आधे घंटे के अंदर प्लाजा बाजार नहीं आई तो कल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि एक करोड़पति बाप की बेटी ने सड़क छाप से शादी क्यों की। तूने सही सुना, मुझे पता चल चुका है तेरी शादी का राज। वैसे तो शौर्य शनाया का चचेरा भाई था, मगर पैसे और पावर की लालच में वो शनाया को बर्बाद कर देना चाहता था। शनाया एक बहुत बड़ी बिजनेसवुमन थी, जिसकी शादी उसके पापा ने जबरदस्ती आहान नाम के गरीब अनाथ से करवा दी थी। शौर्य,
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे अभी के अभी बताओ आहान कहाँ है? उस AR की जिंदगी आज मौत से भी बदतर होने वाली है। अगर उसे और अपने राज को बचाना चाहती हो तो 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। कौन यार? मैं आहान की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें तो अपने पति का पूरा नाम पता ही नहीं है। शौर्य, शौर्य, आहान अभी अभी घर से गया था। लगता है इस शौर्य ने आहान को किसी चाल में फंसा दिया है। मुझे आहान को बचाने जाना ही होगा। शौर्य बिना कुछ जवाब दिए फोन कट कर देता है और शनाया जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। शनाया ने जब हाफते हुए उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि शौर्य आराम से बैठा रेड वाइन पी रहा था। शनाया ने गुस्से से उसके पास गई और शौर्य से सवाल करते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या ड्रामा चल रहा है ये? और आहान कहाँ है? शौर्य ने इस तरह रिएक्ट किया मानो उसने शनाया की बात उसने सुनी ही ना हो और एकदम शांत आवाज में कहा, बैठो। देखो शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकती? शनाया को शौर्य के हाव भाव बड़े अटपटे लगे। शनाया ने अपने बिगड़े भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए कई सालों में पहली बार देखा था, पर उसके पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। देखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहान को मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल, उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम आहान को कंट्रोल करो। मैं उसका ऐसा बर्ताव सहन नहीं कर सकता और हम पुरानी बातों को भूल जाएं। आफ्टर ऑल, एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे भी कंपनी में थोड़ी इम्पोर्टेंस मिले। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बुलाता तो शायद तुम नहीं आती, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैं बस चाहता हूँ कि एक चीयर्स के साथ हम दोनों अपने सारे झगड़े खत्म कर दें। शौर्य ने शनाया को एक ड्रिंक का ग्लास दिया। शनाया को शौर्य की बात ठीक लगी और उसने शौर्य के ग्लास से अपना ग्लास टकराकर ड्रिंक का एक घूंट लिया और कहा, मैं आहान से कहूँगी कि वो आगे से तुम्हारे काम में दिक्कत न लाए, मगर तुम भी उससे इंसल्ट नहीं कर सकते। और उस दिन आहान ने तुमसे वो 1500 करोड़ की डील भी सिर्फ मेरे लिए छीनी थी। शनाया ने अपनी बात खत्म ही की थी कि किसी अनजाने शख्स ने उसके सामने आकर कहा, ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान? शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, ये कौन है शौर्य? और ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को जान बोल रहा है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और तेज मुस्कुराहट के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। उसने शनाया से कहा, शनाया, ये पूरे शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं विक्की भाई। इनसे बड़े बड़े MLA भी डरते हैं। इन्हें मैंने तुम्हारे लिए ही ढूंढा है। याद है मैंने कहा था कि मैं आहान को मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा? समझ लो कि बस उसी का अरेंजमेंट है ये। शौर्य की बातें समझने की कोशिश करते हुए शनाया ने विकी की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। शौर्य, तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हो? शर्म आती है मुझे तुम्हें एक भाई कहते हुए। शनाया शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा और शनाया काउच पर गिर जाती है। शौर्य ने पहले ही शनाया के ड्रिंक में नशे की गोली डाल दी थी। विक्की भाई, याद रखना, आज आहान से हम दोनों का बदला पूरा होना चाहिए। हम उसे इतनी तकलीफ देंगे कि वो खुद सामने आकर सबको अपनी असलियत बता देगा। शौर्य बदले की आग में ये तक भूल गया था कि शनाया उसकी बहन है। विकी भाई को ये काम डबल गिफ्ट जैसा लग रहा था। उसने बड़ी खुशी में कहा, इतने मामूली से काम के लिए वो शौर्य मुझे इतने सारे पैसे दे रहा है। ये लड़की, वैसे मैंने सुना है कि तेरा पति घर जमाई है। अब क्या होगा तेरा? उसकी तो तुझे बचाने की औकात भी नहीं है। विकी ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी शनाया अपने ग्लास की बची हुई ड्रिंक उसकी आंख पे फेंक देती है और तुरंत नशे की हालत में वहाँ से भागने लगती है। ये क्या फेंक दिया तूने मेरी आंख में? एक बार तू बस हाथ आ जा, तेरी हड्डियां नोच लूंगा मैं। विकी की आंखें बंद थी। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और छुप गई। पता नहीं इस शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी के चंगुल से निकल जाऊं, फिर उस शौर्य को दिखाती हूँ। जब शनाया ये सोच रही थी तभी विकी भाई के बाकी साथी आ गए। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, विकी भाई, ये सब कैसे हुआ? क्या आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो मामूली सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाती है, अभी इसके पर काट डालता हूँ। ये कहते हुए जब विकी भाई ने इधर उधर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, वो कहाँ गई? शनाया कहाँ गई?
मैंने उससे अच्छे से छुआ भी नहीं और वो भाग गई। ढूंढो उस लड़की को, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस विकी भाई के मुंह से ये बात आने की ही देरी थी और उसके सारे साथी बार के हर कोने में शनाया की तलाश करने लगे। विकी के एक साथी ने उसकी चोट साफ करना शुरू किया। विकी ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं देखते ही देखते वो शनाया कहाँ गायब हो गई। तुम इतने सारे मर्द मिलकर एक लड़की को नहीं संभाल सके, तुम किसी काम के नहीं हो। वैसे तो शनाया धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे थे तो शनाया की जान में जान आ गई। शनाया ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मुझे किसी न किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे यहाँ से बचा ले। लगभग लंच का वक्त हो रहा होगा। मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही एक ख्याल शनाया के दिमाग में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी पर्स देखने लगी। पर्स रूम के बीच वाले टेबल पर था। शनाया अब परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है और कमरे में अंधेरा भी है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। शनाया जानती थी कि उसने कुछ गलत पी लिया था और अब कभी भी वो अपना होश खो सकती थी। ऐसा होने से पहले शनाया को यहाँ से बाहर जाना था। वो डरते डरते धीरे से काउच के पीछे से बाहर निकली। शनाया इस वक्त अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे आ रही थी। एकदम से विकी ने उस तरफ देखा तो शनाया नीचे झुक गई। इस बार तो बच गई। मुझे ध्यान देना होगा वरना ये गुंडे मुझे छोड़ेंगे नहीं। अचानक से शनाया की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल वैसे ही रुकने के बाद वो फिर से घुटनों पर खड़ी हो गई। विकी का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं था। शनाया आवाज किए बिना रूम के बीचों बीच पहुंची और उसने हल्के से अपना मोबाइल उठा लिया। थैंक गॉड, मेरा मोबाइल मेरे हाथ आ गया। अभी आहान को खबर देती हूँ। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई, पर जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, किसी ने शनाया की बालों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। शनाया का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो दर्द से करहाने लगी। छोड़ो मुझे। शनाया ने दर्द भरी चीख के साथ कहा, लेकिन विकी कहाँ उसे छोड़ने वाला था। तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को चारों तरफ से घेर लिया। विकी भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सीखना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर आपको याद रखे। बिल्कुल सही कहा, इसे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। वो शनाया को किक करने ही वाला था कि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। विकी भाई बचाओ! अपने आदमी को ऐसे चिल्लाता देख विकी ने कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मगर इससे पहले कि वो उस सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा था। उस लड़के की नजरें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी। पूरा रूम में नजरें फेरने के बाद आखिरकार उसकी नजरें जाकर जमीन पर बेबस पड़ी शनाया पर पड़ी और उस लड़के की जान में जान आ गई। शनाया बेहोश होने की कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ही नाम लिया। शनाया की चीख सुनकर विकी भाई समझ गए थे कि उसका पति भी वहाँ पर आ चुका है। लगता है ये लड़का उस शनाया का पति है। आज एक तीर से 2 निशाने मारूंगा और उस शौर से डबल पैसे भी मांग लूंगा। विकी ने मन ही मन में कहा और अगले ही पल उसने अपने साथियों को आहान पर हमला का इशारा किया। लेकिन ये क्या, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर विकी के सारे साथी जमीन पर गिरे हुए थे। बदन का कोई ना कोई हिस्सा पकड़े दर्द से चिल्लाए जा रहे थे। ये नजारा देखकर विकी की हालत देखने लायक हो गई थी। विकी ने कहा, क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में शौर्या ने कहा था? शौर्या तो कह रहा था कि ये घर जमाई की जिंदगी जीता है और घर पर नौकरों का काम करता है। अब आहान सीधे चलते हुए विकी के पास जा पहुंचा। विकी ने डरते डरते कहा, भाई देखो, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले जाओ, हम तो बस ऐसे ही। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती थी। अपनी बात कहते हुए विकी ने अपने जूते के अंदर से एक छुरी निकाल ली। आहान ने विकी की इस हरकत को नोटिस कर लिया था। उसने तुरंत विकी का हाथ मोड़ लिया, जिसकी वजह से छुरी नीचे गिर गई और विकी पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो भाई, वो शौर्या ने, लेकिन मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है भाई। जब तक विकी अपनी बात पूरी करता, आहान ने एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। आहान ने जल्दी से नीचे झुककर शनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। आहान, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अगले दिन जैसे ही शनाया को होश आया तो आहान के साथ अपने दादाजी आनंद गिल के पास शौर्य की शिकायत करने चली गई। आनंद गिल बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। शनाया और शौर्य दोनों भाई बहन अपने दादाजी के बिजनेस का कुछ हिस्सा संभालते हैं। शनाया ने जैसे ही पिछली रात की कहानी दादाजी को बताई, पर वो उस पर ही उल्टी पड़ गई। क्या तुम्हारे
तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर सके कि शौर्य ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। शगुन भी रिश्ते में शनाया की कजिन सिस्टर थी, मगर अंदर ही अंदर वो भी शनाया को बर्बाद करना चाहती थी। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था, मगर जब शनाया ने अपना जवाब दिया, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया ने अपने दादाजी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मेरे पास सबूत है। शौर्य ने मुझे कॉल भी किया था और मैसेज भी। उस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अगर मैं सही वक्त पर बार में नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। जब आनंद गिल ने वो मैसेज पढ़ा तो वो शौर्य को घूरने लगे। उन्होंने अपने लाडले पोते से कहा, शौर्य, अब तुम क्या कर लोगे? शौर्य ने अपना नाम सुनने के बाद भोले बनने का दिखावा किया और उसने शनाया के मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, दादाजी, जरूर शनाया को कोई गलतफहमी हुई है। शनाया को ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो मेरा नहीं है और ना ही ये कॉल मैंने किया है। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई। उसने शौर्य के हाथ में अपना मोबाइल छीना और देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। आहान ने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूफ करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फंसाने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चंगुल में ना फंस जाए। और वैसे भी जो लोग शनाया की बेगुनाही का सबूत मांग रहे हैं, उन्हें शनाया पर कभी यकीन ही नहीं था। आहान ने बहुत ही खामोशी से सिचुएशन को फेस किया, मगर शनाया वो अपनी ही बेवकूफी पर पछता रही थी। इस पॉइंट पर आनंद गिल ने शनाया से कहा, शनाया की चुप्पी बता रही है कि शनाया के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है। इस बात को सुनते ही शौर्य और शगुन की आंखें चमकने लगी, मगर शनाया की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं एक औरत होकर इतनी सीरियस बात के लिए आपसे झूठ कहूंगी? शनाया इस वक्त अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए यकीन की भीख मांग रही थी। आनंद गिल अपने पोते की तरफ इमोशनल होकर देख रही थी कि तभी शगुन ने कहा, यश मेहरा के साथ सोते वक्त क्या तुम्हें औरत की सबसे बड़ी कमजोरी याद नहीं आई? तब तो तुम्हारी अय्याशी उछल रही थी और अब अपने मतलब के लिए दादाजी से सिंपैथी लेना चाहती हो। शगुन की बात सुनकर आनंद गिल गुस्सा हो गए। उन्होंने शनाया से नजरें फेर ली। जाहिर सी बात थी, आनंद गिल को लगा कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत जरूरी होती है, मगर शनाया उन अबला औरतों में से नहीं थी। आनंद गिल के एक्सप्रेशंस ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था, और अब शनाया भी अपने आप की तरफ डरी में कुछ कह नहीं रही थी। इसी बात का फायदा लेते हुए शौर्य ने अपना आखिरी वार करने का फैसला लिया। शौर्य ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, शनाया, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा माना था, लेकिन तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए? अगर तुम मुझसे कहती तो खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे पराया ही कर दिया। ये सब शायद इस गरीब आहान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। जैसे ही बात आहान पर आई, आहान शौर्य को घूर कर देखने लगा, मगर अपने दादाजी के सपोर्ट होने के बाद शौर्य किसी से नहीं डरने वाला था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, एक बात बताओ, हमारे खिलाफ भड़काना तो ठीक है, लेकिन क्या आहान जानता है कि तुम बाहर क्या करती हो? जानता ही होगा। एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं है? शौर्य के सवाल से जो शनाया अब तक रो रही थी एकदम से गुस्सा होने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका। आहान, तुम जानकर भी अपनी बीवी को किसी और के साथ? छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद शनाया को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों के बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। शौर्य की आखिरी बात सुनने के बाद तो शगुन भी दंग रह गई और बीच में बोल पड़ी, हाँ, तुम कितने घटिया इंसान हो। क्या तुम्हें अपने आप को एक आदमी कहते हुए शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। आहान ने मन ही मन में कहा, वाह, शौर्य को तो मानना पड़ेगा। अगर मैं खुद आहान नहीं होता और शनाया को इतने करीब से नहीं जानता तो शायद इस शौर्य की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हो जाता कि मैं ही अपनी बीवी की इज्जत उछालता हूँ। जहाँ एक तरफ आहान इस सबको बहुत ही लाइटली ले रहा था, अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घिनौने चेहरे देख रही थी। तभी आनंद गिल ने शनाया को देखा और गुस्से में कहा, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी पोती कहते हुए। ऐसी गिरी हुई लड़की हमारे खानदान में पैदा होगी। शनाया के लिए उसके दादा से ऐसे शब्द सुनकर आहान का सब्र का बांध टूट गया और उसने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। मेरी बीवी के लिए अब कोई एक भी शब्द नहीं बोलेगा, वरना क्या करेगा तू? बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला घर जमाई, सड़क छाप गरीब, तेरी औकात क्या है?
क्या करेगा तू? हमारा कुत्ता आज हम पे ही भौंक रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी बीवी को गैर मर्दों के पास भेजता है। ये सब कुछ तुम अपने पैसों के लालच में कर रहे हो ना? शनाया को इतना जलील तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी आहान ने अपना फोन जेब से निकाला और किसी को फोन किया। हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, मैं आहान बात कर रहा हूँ। सारे डीलर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और गिल कंस्ट्रक्शन के साथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। सबको कह दीजिए कि ये आहान का ऑर्डर है। आहान ने फोन रखते ही शौर्य और शगुन अपने दादाजी को देखकर आहान पर हंस रहे थे। तभी आनंद गिल की नजर उसके लैपटॉप में गई और उसने हैरानी से कहा, हमको अभी के अभी पूरे 1500 करोड़ का लॉस हो गया है। आहान, तुमने किसको फोन किया? तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो? बीवी के पैसों पे पलने वाला गरीब पति अचानक कैसे निकला इतना पावरफुल कि उसके एक कॉल से हो गया गिल कंस्ट्रक्शन को 1500 करोड़ का लॉस? क्या है आहान की सच्चाई जो आज तक छुपी हुई है उसकी बीवी से, और किस मजबूरी ने उसे बना दिया है घर जमाई? क्या आहान ले रहा है गिल परिवार से कोई खानदानी बदला? और क्या होगा जब सामने आएगी आहान की असलियत? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और फ्री में सुनिए इंडिया की सबसे हिट शो सीक्रेट अमीरजादा।